वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आ जाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू के हवाले से। इस वॉर में ज़बरदस्ती नेतन्याहू घसीट के ले तो आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, लेकिन उनको अब सेफ़ एग्ज़िट मिल नहीं रहा है। जिन नेगोशिएशन की बात की जा रही है, जिस तरह से बार बार वो बातें कर रहे हैं कि वो तो मुझसे बात करने को तरस रहे हैं, या जिस तरह के वो बातें कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो तो बड़ी मतलब अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है वन साइडेड प्ले कर रहे हैं। दूसरी साइड से तो साफ सीधा इनकार आ जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक साइड प्ले कर रही है। अच्छा, इस सब में पॉइंट ये है कि अब क्या उनको आइडिया हो गया है कि वो नेतन्याहू के हाथों, इजराइल के हाथों एक मोहरा बन गए और मज़ीद नहीं बनेंगे, या उनको ये जो सफारती उन पे एक प्रेशर आ रहा है, उनकी वहाँ पे पॉपुलैरिटी जो है 36% से भी डाउन चली गई है, ये प्रेशर आ रहा है, मिड टर्म इलेक्शंस हैं, ये भी एक प्रेशर फैक्टर हो सकता है। क्या देख रहे हैं सब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब जो हैं, ट्रंप साहब, उनका नेतन्याहू ने खींच के लाया है, वो खुद आए हैं। मैं तो समझता हूँ कि उनकी अक्ल ने ही उनको उनसे सब कुछ करवाया है, और अभी भी जो कुछ करवाया है उसके बावजूद भी वही कुछ कर रहे हैं जो मुसलसल करते आ रहे हैं। कि तो उन्होंने कसम खाई, ये सच नहीं बोलना। उन्होंने वादा किया हुआ है कि उन्होंने मतलब उन्हें हर मिनट बाद जो है अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी है। तो वो इस वक्त एक मतलब दुनिया पूरी जो है वो ज़हनी तौर पर मफलूज और ज़हनी तौर पर माजूर अफराद के हाथों में आके जो है वो पूरी दुनिया, मन भी तबाह हो रहा है, मईशत भी तबाह हो रही है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक एक ऐसी गदर की कैफियत है कि जिसके ऊपर जितना भी जिसे कहते हैं परेशान होया जाए तो परेशान हो सकता है बंदा, और अफसोस किया जाए तो अफसोस कर सकता है। और एट द सेम टाइम ये भी है कि दुनिया के अंदर जो एक सुपर पावर और एक ताकत का एहसास रखने वाला मुल्क और एक ताकतवर तरीन मुल्क जो है उसको उन्होंने क्लाउन बना दिया उस मुल्क को। और मुल्क की जो इक़दामात हैं वो मज़ाहिया इक़दामात में बदल चुके हैं। अब ईरान का जहाँ तक ताल्लुक है, ईरान की हैसियत जो इतने अरसे से मतलब कई दहाइयों से जो अमेरिकन मतलब जिसे कहते हैं प्रेशर के अंदर, उनकी जो उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी, उन पाबंदियों के अंदर वो जिंदगी गुजार रहा था। तो आज तो ईरान जो है उसने वो बहुत बेहतर कंडीशन में आ चुके हुए हैं जहाँ तक दुनिया के अंदर उसकी हैसियत का ताल्लुक है। लेकिन बड़ी कुर्बानियां भी उनको देनी पड़ी हैं, और यही कुर्बानियां फ़लस्तीन वालों ने दी, तब भी दुनिया रही, और अब यही कुर्बानियां ईरान वाले दे रहे हैं। और दुनिया जो है वो एक जिसे कहते हैं कि एक ऐसी मतलब बेबसी की कैफियत में है कि जैसे आप पूरी दुनिया जो है वो ज़हनी तौर पर मफलूज लोगों की गिरफ्त में आ चुकी है। तो वो जो ईरानी कहते हैं कि जी एप्स्टीन फाइल्स के मुजरिम जो है उन्होंने पूरी दुनिया को जो है वो अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, और पूरी दुनिया से वो एक किस्म का इंतकाम ले रहे हैं। तो आज की अगर सूरत हाल देखी जाए तो यही मैं कह सकता हूँ कि ईरान तो जो कुछ कर रहा है वो तो अपनी बका के लिए कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो अपनी रुसवाई के लिए कर रहा है। और ईरानी लीडरशिप जो है वो जाने भी दे रही है, और वो वहाँ के अवाम जो है वो अपनी रेजिलियंस की शो कर रहे हैं, और वो हर चीज़ के सामने डट के खड़े भी हुए हैं। उसके मुकाबले में जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, उनकी लीडरशिप तो है वो तो एक जहालत का मुजाहरा कर रही है। वहाँ के अवाम जो है वो सख्त परेशान लगते हैं अपनी लीडरशिप के किसी भी इक़दाम से। मुझे तो वो मुतमईन नज़र नहीं आते। और इस सूरत हाल के नतीजे में अब तो यही है कि या तो ऐसी क़यादत अपनी जगह छोड़ दे, या उनसे जगह छुटवा दी जाए, या उनको राह रास्त पे लाया जाए। तो ये एक दुनिया के लिए, दुनिया के अमन के लिए, दुनिया के मुस्तक़बिल के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है इस वक्त अमेरिका की जो क़यादत है और इजराइल
قیادت جو ہے وہ ذہنی طور پہ بیمار بھی ہیں اور ذہنی طور پر جسے کہتے ہیں وہ بیماری کے ساتھ ساتھ اذیت پسند قیادت ہے، جو کہ مطلب جس کے اندر نہ کوئی رسپیکٹ کا کوئی فیکٹر ہے اور نہ کسی مطلب کسی چیز کو سمجھنے کی اہلیت ہے. بہت بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ ساری باتیں کرنی پڑتی ہیں. دوران صاحب لائٹر نوٹ میں ایک بات کہوں گی کہ ایسے صورتحال ہمیں ایسے لگ رہی ہے کہ اب نہ ہرموز اس وار سے پہلے تک کھلی تھی اور سب کے لیے کھلی تھی، اور پھر جنگ کر دی گئی، مسلط کر دی گئی ایران پہ، اور اب اب نئے ہرموز کو کھلوانے کے لیے مذاکرات کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. بہرحال دوسری سائڈ پہ آتے ہیں. ایران سے جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز سر سامنے آ گئی ہیں. ایران نے کہا جی ہماری شرائط پہ جو 5 پوائنٹس اس نے رکھے ہیں اس پہ بات ہوگی. اس نے امریکی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے. امریکہ اتنی ویک پوزیشن میں ہے جو ابھی تک اوورال ڈسکشن چل رہی ہے. آپ کا پوائنٹ بھی مجھے اس میں چاہیے ہوگا کہ کیونکہ جو کارڈز ہیں یا جو اس وقت اسٹرینتھن پوزیشن میں آ کے اپنی بات منوا سکتے ہیں وہ ایران لگ رہا ہے. وہ جنگ نہیں روک رہا. وہ دوسری سائڈ سے تو کبھی 2 ہفتے کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے، 2 ہفتے میں کھلوا دیں گے. اب 2 ہفتے گزر گئے، 4 ہفتے کی بات آ رہی ہے. کبھی 5 دن کے لیے وہاں پہ جو ہے آئل سیکٹرز پہ اٹیک نہیں کرنا اب کہہ دیا گیا ہے. 10 دن کے لیے نہیں کرنا کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں. امریکہ اپنی بات جو ہے وہ منوا لے گا یا ایران زیادہ حاوی رہے گا ان مذاکرات میں؟ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان ان کو ہوسٹ کرے گا. اگر پاکستان ہوسٹ کرتا ہے تو اس صورت میں دیکھیں مجھے تو پہلے سے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اور ساری دنیا اب یہی بات کر رہی ہے کہ انہوں نے جنگ شروع کس لیے کی. ایگزیکٹلی. اب اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ مجھے کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ دنیا میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی، یہ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی ہے. ایگزیکٹلی. ایسے میں کہ جب ایران بہت پیچھے ہٹ کے مذاکرات کی میز پہ بیٹھا ہوا تھا، اسی وقت وہ مذاکرات کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے انہوں نے آ کے حملہ کر دیا، اور آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس لیے کیا. اس کے بعد جو دوسرا امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے سرپرائز آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو ٹیکنالوجیکل سپرمیسی ہے اس کے بارے میں وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ وہ ایران سے اتنے سپیریئر ہیں کہ وہ انہیں مطلب فنا کر دے. ابھی بھی الفاظ تو وہ وہی تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے. لیکن پتہ یہ چلا کہ مطلب وہ F-15 جو بننے کے بعد کبھی نہیں گرا تھا وہ آ کے گر گیا. پھر پتہ چلا کہ F-35 آ کے گر گیا. پھر پتہ چلا جی امریکن جو بالکل الٹرا ماڈرن اور الٹرا جو وار مشینز تھیں وہ آ کے وہاں پہ چت ہو گئیں. اسی طرح پتہ چلا کہ اسرائیل جس نے آئرن ڈوم اور تھارڈ اور کون سے جو ڈیفنس سسٹم تھے جو لگائے ہوئے تھے، اور سمجھ ایسے آتی تھی کہ بس وہ کسی واقعی آئرن ڈوم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پتہ چلا وہ تو مطلب سینڈ ڈیونز بن گئے ہیں ان کے. تو اور مطلب ان کا جو اس وقت جو وہاں پہ ان کے نیوکلیئر سیٹ اپ کے برابر میں جو حملہ ہوا ہے جس کے اندر کے جو ہائپرسونک اور کروز میزائل کا کمبینیشن استعمال کیا ہے ایران نے. اب یہ وہ ہے جس نے کہ مطلب امریکن سپریمیسی کے ناکوں چنے چبوا دی ہیں. تو اب تو یہ صورتحال ہے کہ جو ٹیکنالوجیکل مائٹ تھی، ملٹری مائٹ تھی ویسٹ کی، وہ پوری کی پوری ڈیمالش ہو چکی ہے. اس سے پہلے یورپ کی مائٹ کو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جو مارکہ حق کیا اس میں اس کو فنش کر دیا، اور اب جو ہے وہ اسرائیل کی اور جو امریکن مائٹ تھی اور ان کے جو سمبل آف مائٹ جو مطلب ان کے وہ ایئر کرافٹ کیریئرز جو کہ دنیا کے لیے ایک دہشت اور وحشت کی علامت تھی، وہ لیم ڈکس کی طرح جو ہے وہ آج جو ہے وہ گھروں میں چھپتے پھر رہے ہیں. ان کے کبھی لانڈری میں آگ لگ جاتی ہے اور کبھی ان کی جو ہے واشنگ مشینوں میں آگ لگ جاتی ہے، کبھی ان کے اندر. تو اس لیے یہ جو پورے کا پورا ورلڈ آرڈر اس وقت امریکن اور ویسٹرن وار مشین کی سپرمیسی کے اوپر بیس تھا. ایک تو وہ پوری مث بھی ٹوٹ گئی ہے، اور اس وقت تک جو ہے وہ ٹھیک ہے ایران کی قیادت نے بہت قربانیاں دی ہیں، انہوں نے شہادتیں اٹھائی ہیں. فلسطین والوں نے اس سے پہلے بہت سی قربانیاں دی ہیں. قربانیوں کے باوجود جو ان قربانیوں کے نتیجے میں آج جو
जिसे कहते हैं कि डिमोलिशन हुई है इस वक्त बड़ी। तो अब ऐसी सूरत हाल में आज रास्ता तो और कोई भी नहीं है, रास्ता तो पहले भी यही था और आज भी यही है। पहले तो ताकत का एक इम्कान मौजूद था, अब ताकत भी कुछ नहीं कर सकती। अब तो पूरी दुनिया जो है इस जंग के माबाद असरात और इस जंग के दौरान के असरात जो है उनके नतीजे में क्राइसिस में खुद अमेरिका के अंदर बिल्कुल सही कह रहे हैं दुरानी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बड़ा मेन पॉइंट है सर, ये जो तमाम डिप्लोमेसी गेम चल रही है, स्पेशली पाकिस्तान का इसमें जो किरदार है, इससे पाकिस्तान को आप क्या देख रहे हैं, कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि पाकिस्तान के गल्फ़ कंट्री के साथ अपने भी ताल्लुकात हैं और बड़ा बैलेंसिंग एक्ट लेके वो चल रहा है। अब इस सब में अगर पाकिस्तान इस पोजीशन में आता है कि पाकिस्तान इस वॉर को इंशाल्लाह रुकवा दे, या एटलीस्ट इनके जो पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है या होस्ट करेगा, और ये जो नेगोशिएशंस हैं वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाए, हम तो उम्मीद ही रखते हैं और दुआगो भी हैं, तो उस सब में फिर पाकिस्तान क्या सफारती कुव्वत बन के भी मज़ीद खत्ते में उभरेगा और भारत जो पहले ही नाच रहा है मज़ीद नाचेगा? देखिए, पाकिस्तान को अगर आप तो हम तो बड़े अरसे से देख रहे हैं, देखने के अलावा जितना मैंने इसको स्टडी भी किया है कि पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान के बनने से लेके आज तक एक तो वो असूलों पे खड़ी रही है। हमने कभी भी बहुत कमज़ोर हैसियत के अंदर भी हमने कभी इंसाफ का दामन जो है वो नहीं छोड़ा। अभी वेनेजुएला पे जब हुआ अमेरिकन ऑफेंसिव, उसके ऊपर भी हमने हक बात की। कश्मीर से लेके अलजजा से लेके हमने हमेशा, इससे पहले हमने अमेरिका और चाइना को आपस में कनेक्ट करने में और चाइना को यूएन के अंदर एक स्टेटस वापस दिलवाने में हमने बड़े एक जिसे कहते हैं इनकलाबी और बड़े प्रोग्रेसिव और बहुत ही जिसे कि इंसाफ पे मबनी हमने माजी में एक रोल प्ले किया है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी। और आज अगर आप देखें तो आज लग रहा है कि मगरिब की सुप्रीमेसी का दौर जब खत्म हो रहा है तो मशरिक की तरफ से जो कुव्वतें उठ रही हैं उनमें अगर चाइना है, अगर टू एन एक्सटेंट रशिया है, तो उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट एक कनेक्टिंग फिगर नजर आता है वो पाकिस्तान का आता है। और मैं समझता हूँ कि अगर मिडल ईस्ट से लेके अब पूरी दुनिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह वेस्ट ने रीराइट किया था दुनिया को, आज जो है ईस्ट उस रीराइट की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान का इस वक्त डिप्लोमेसी के अंदर जो किरदार नजर आ रहा है और जितनी डिसेंट डिप्लोमेसी इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है और जितनी पुरहिकमत, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं तलवार की धार पे चल के जो डिप्लोमेसी होती है वो इस वक्त पाकिस्तान कर रहे हैं। और कहीं कोई रैटल नहीं है, लूज टॉक्स नहीं है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि वो उसको ट्रम्प को लाके यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में डाल देना चाहिए फॉरेन ऑफिस के, ये पता चल सर जाए ऑप्शन अच्छा है, ऑप्शन अच्छा है। मैं चाहूँगी कि वो ट्रम्प मैनेजमेंट जो है एटलीस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प तक ये ऑप्शन पहुंचा दें। ऑप्शन अच्छा है कि वो कुछ सीख ले हमसे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब गेम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन करने के लिए। साबिक़ वफाकी वज़ीर अपना एनालिसिस पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।